ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कहूँगा, चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आपकी क्लास +1 का चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। इसमें अपन मेजरली 3 चीज़ों के बारे में सीखेंगे, यूनिट्स, डायमेंशन और मेजरमेंट के बारे में सीखेंगे। तो ये चैप्टर चलता कैसे है? ये चैप्टर ऐसे चलता है, सबसे पहले पढ़ा जाता है मेजरमेंट्स, उसके बाद पढ़े जाते हैं यूनिट्स और उसके बाद पढ़े जाते हैं डायमेंशंस। तो ये चैप्टर का पहला लेक्चर होने जा रहा है और कोशिश मेरी रहेगी कि 10 से 12 लेक्चर में ये डिटेल्ड चैप्टर, ठीक है, अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स आपको खत्म करवा दिया जाए। और इस चैप्टर में सबसे जो खास बात है कि चाहे आपका JEE मेंस का पेपर हो, चाहे आप नीट का पेपर हो, आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन डायमेंशन से, बेसिकली डायमेंशन से हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आप चैप्टर को बहुत सिंसियरली पढ़ना। तो चलो शुरू करते हैं, यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहली बच्चे बात आती है मेजरमेंट। तो कॉपी पेन तुम अपने साथ में ले लो और स्टार्ट कर देना। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साथ साथ में तुम्हारे नोट्स बनते रहेंगे, तो तुम फिजिकली भी इन्वॉल्व रहोगे और तुम्हें लगेगा कि हाँ भी एक क्लास चल रही है। तो देखो मेजरमेंट। तो जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन उठता है कि मेजरमेंट होती किसकी है। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो मेजरमेंट होती है वो फिजिकल क्वांटिटी की होती है। मेजरमेंट इज ऑलवेज डन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट इज ऑलवेज डन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मेजरमेंट किसकी होगी? एक फिजिकल क्वांटिटी की। अब क्वेश्चन उठता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वेश्चन चलो आ जाओ समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारा क्वेश्चन है। फिजिकल क्वांटिटी को समझने से पहले तुम ये समझ लो कि क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो, अपन बात कर रहे हैं क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी क्या होती है? कोई भी चीज जिसको तुम नंबर में रिप्रेजेंट कर दो, एनीथिंग which has magnitude, मतलब अमाउंट। ठीक है, और मैग्नीट्यूड और अमाउंट हमेशा नंबर्स में रिप्रेजेंट होते हैं। तो एनीथिंग विच हैज मैग्नीट्यूड, दैट इज इट कैन रिप्रेजेंटेड in numbers, then it is called quantity. For example, कि जैसे एक बुक है तुम्हारे पास, उसमें 365 पेजेस है, 365 पेजेस है। तो जो तुम्हारी ये बुक है, इसके पास नंबर ऑफ पेजेस 365 है। तो नंबर ऑफ पेजेस क्या है? बन सकती है क्वांटिटी, क्योंकि इसको मैंने किस पे रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर में। एक बॉटल है जो 500 मिलीलीटर पानी स्टोर कर सकती है। तो अगर एक बॉटल 500 मिलीलीटर पानी स्टोर कर सकती है तो उसकी जो वॉल्यूम कैपेसिटी है उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? नंबर्स में। तो वो क्या बन जाएगी? एक क्वांटिटी बन जाएगी। ऐसे ही वेट, जैसे तुम्हारा वेट अगर 60 kg है सपोज कर लें, तो तुम्हारे वेट को मैंने नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो भी एक क्वांटिटी कहलाएगी। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज मेंट बाय फिजिकल क्वांटिटी। तो मेरे को लगता है तुम्हें क्वांटिटी समझ लग गई होगी, कोई भी चीज जिसको नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। तो देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसमें दो चीजें होती हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब वो तुम्हारी 5 सेंसेस में समझ आ सकती है। 5 सेंसेस कौन सी? तुम्हारी जो स्मेल है, टेस्ट है, ये सभी सेंसेस होती हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली कहें तो जनरल अंडरस्टैंडिंग में समझ आ सकती है, जनरल अंडरस्टैंडिंग में समझ आ सकती है। तो मैंने क्या कहा? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक क्वांटिटी होती है
जिसकी पहली तो दो कंडीशन होती है। पहले तो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, मतलब तुम्हारी जनरल अंडरस्टैंडिंग में तुम समझ सको उसको। दूसरी बात, जो दूसरी चीज है फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होनी चाहिए। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब उसका इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस, किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं, अपन समझते हैं इसकी डेफिनेशन में अगर जाएं तो अ क्वांटिटी that has physical existence, फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब कि वो हमारी 5 सेंसेस में समझ आ रही है, मतलब जनरली 5 सेंसेस में से किसी एक में भी समझ आ जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी, जनरली अंडरस्टूड, ठीक है। अ क्वांटिटी दैट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस as well as physical significance, dependence of other quantities over it, dependence of other quantities over it। तो हम उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे, is called a physical quantity। एग्जाम्पल एक ही समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट सी है। तो जब तुम इसको देख रहे हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि ए और सी पास में है और ए और बी दूर है। तो बी इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम ए देन सी। तो बी जो है वो ग्रेटर डिस्टेंस पे है, ज्यादा दूरी पे है सी से ए में। तो मैंने क्या कहा कि फॉर पॉइंट ए जो ये बी पॉइंट है वो ज्यादा दूरी पे है, सी ए पॉइंट से ज्यादा दूरी पे है, थोड़ी कम दूरी पे है। तो अब समझ क्या आता है, अब समझ ये आता है कि बात किसकी हो रही है, लेंथ की, ठीक है। तो लेंथ है, तो लेंथ क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी या नहीं होगी, ये अभी हम चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं लेंथ की, तो ये तो प्रूव हो गया कि लेंथ हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब प्रूव करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसकी बात करते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की। तो जब हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात हो रही है, तो देखो जो स्पीड होती है एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कुछ नहीं होता, बेसिकली लेंथ ही होती है। तो हम ये बात कर दी हमने कि जो तुम्हारी लेंथ है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। रीजन क्या बताया, रीजन बहुत सिंपल सा बताया कि लेंथ की फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब हमारी समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट बी है वो एक से दूर है और ये पॉइंट ए सी के नजदीक है। तो ये लेंथ की तो क्या होगी, फिजिकल एग्जिस्टेंस। दूसरी बात हमने की फिजिकल सिग्निफिकेंस। स्पीड जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है लेंथ के ऊपर, तो फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। हेंस वी कैन कंसिडर लेंथ एक सेकंड बैटरी चेक कर रहा था, एज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ को तो हम फिजिकल क्वांटिटी रख सकते हैं, समझ में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होगी।
तो मैंने अभी क्या तुम्हें पढ़ाया, मैंने बड़ी सिंपल चीज़ें तुम्हें बताई हैं अभी कि मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की होगी। अभी क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी जिसको हम कोई भी चीज़ जिसे हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, a quantity that is a physical existence as well as physical significance। फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब वो हमारे समझ में आए, और फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब कि उसकी कुछ इंपॉर्टेंस हो, कोई अदर क्वांटिटी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। तो मैंने बात की लेंथ की, जैसे 2 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए, इसमें जो बी था वो दूरी पे था, सी पास में था। तो जनरली हमें समझ आ रहा था कि लेंथ की फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। इस कारण से हम इसे एक फिजिकल क्वांटिटी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे, हमने समझ लिया कि मेजरमेंट क्या होती है। अब जो हमें समझना है वो उससे भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई वी नीड मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट करनी ही क्यों पड़ती है, और मेजरमेंट अगर हम करते हैं तो उसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ मेजरमेंट। तो इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करने जा रहे हैं, दैट इज नीड फॉर मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट की जरूरत ही क्यों है। तो देखो, इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं पहले, कि मेरे पास ना 2 लड़के हैं, राम और श्याम, ये दोनों स्टूडेंट्स हैं, और अब ये दोनों भाई हैं। तो मैं क्या कहूंगा, राम एंड श्याम बोथ आर हैवी। तो मैंने ये तुम्हें बात बताई कि मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, राम और श्याम, उन दोनों का भार ज्यादा है। राम एंड श्याम बोथ आर हैवी, जस्ट एज एन एग्जांपल। ठीक है, तो राम और श्याम दोनों भारी हैं। अभी क्वेश्चन उठता है, इन दोनों में से ज्यादा भारी कौन है, इन दोनों में से ज्यादा भारी कौन है। इसको तुम बता नहीं पाओगी, है ना, क्योंकि बस इसमें इस लाइन में इतना ही बताया गया कि राम और श्याम हैवी हैं, है ना, भारी हैं। लेकिन इन दोनों में से अगर ज्यादा भारी पता करना है तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी वेट की। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी डिस्कस हो रही है यहाँ पर, वेट। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी डिस्कस हो रही है, वेट को डिस्कस किया जा रहा है। तो मेरे को इतनी समझ लग गई कि अगर इनको कंपेयर करना है तो मेरे को इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए होंगी, और एग्जैक्ट वैल्यूज पता करने के लिए मेजरमेंट चाहिए होगी। तो पहला रीजन तो हमें समझ लग गया कि मेजरमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे को इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज से ये दोनों कंपेयर कराए जाएंगे, इनका वेट कंपेयर कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि वेट ऑफ राम इज 95 kg एंड वेट ऑफ श्याम इज 90 kg। तो हम एक बात लिख सकते हैं, बहुत इजी और सिंपल वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि राम इज हैवियर देन श्याम। राम भारी है श्याम से। क्या बात है, ठीक है। तो ये बहुत आराम से हमने ये बात कह दी कि जो राम है वो भारी है श्याम से। तो इतनी बात मेरे को समझ लग गई कि मेरे को अगर, ठीक है, ये थोड़ा साउंड का चक्कर है वो कर रहे हैं हम फिक्स। तो अभी क्या कर रहा हूं कि अभी मैं बात कर रहा था कि जो राम है वो ज्यादा भारी है श्याम से। मेरे को कैसे पता चल सकता है, मेरे को तभी पता चल सकता है इफ एंड ओनली इफ वी नो द एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, गीता और संगीता, गीता और संगीता दोनों स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं कहता हूं कि गीता एंड संगीता बोथ आर टॉलर, दोनों ही लंबी हैं। तो दोनों ही लंबी हैं, इनमें से अब कभी भी आप ये नहीं बता पाओगे कि ज्यादा लंबी कौन है। तो ज्यादा लंबी पता करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। अभी फिजिकल क्वांटिटी किसको डिस्कस किया आपने, हाइट को डिस्कस किया। तो इसको मेजर करना पड़ेगा, हाइट की मेजरमेंट चाहिए होगी। और मैं कहता हूं कि अगर गीता की हाइट जो है वो 6.5 फुट है और संगीता की 6 फुट, तो हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ गीता इज टॉलर देन, या फिर सिंपल गीता इज टॉलर देन संगीता। तो मुद्दे की बात एग्जाम्पल से क्या समझा, ये समझा कि पहला रीजन मेजरमेंट का ये होता है
कि मेजरिंग से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेंगी और एग्जैक्ट वैल्यू से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं वी नीड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, मेरे को एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा बिकॉज टू चेक, इसमें नहीं नजर नहीं आ रहा हूं, तो टू चेक एग्जैक्टनेस, क्या जानने के लिए, एग्जैक्टनेस जानने के लिए, ठीक है। एग्जैक्टनेस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पता होगा तो तब हम आगे काम कर सकते हैं। टू चेक द एग्जैक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो एग्जैक्टनेस पता चल जाएगी, ठीक है। तो टू चेक द एग्जैक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी बात करते हैं एग्जैक्टनेस से क्या होगा, बाय नोइंग, जगह कम है, तुम अपना इसी साथ लाइन अगर नोट्स लिख रहे हो तो साथ में लिख देना, बाय नोइंग एग्जैक्टनेस वी कैन कंपेयर a physical quantity, we can compare a physical quantity, एग्जैक्ट वैल्यू पता होने से हम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर पाएंगे। by knowing the exactness we can compare a physical quantity for two or more than two bodies। और ये तो मेरे को समझ लग गया और बड़े आराम से हम समझ गए कि एग्जैक्टनेस अगर पता करनी है तो मेजरमेंट चाहिए होगी, और एग्जैक्टनेस इसलिए चाहिए होती है ताकि दो बॉडीज को कंपेयर किया जा सके। तो सिंपल सा रिलेशन है कि मेजरिंग करेंगे तो हमें एग्जैक्टनेस मिलेगी, एग्जैक्टनेस मिली तो कंपैरिजन होगा। तो पहला रीजन तो हमें पता चल गया कि कंपैरिजन होगा, इसलिए हमें एग्जैक्टनेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको तुमने अगर नोट करना है तो तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें सेकंड रीजन बताता हूं। तो पहला रीजन तो समझ लग गई कि हाँ जी भी मेरे को मेजरमेंट इसलिए करनी है ताकि एग्जैक्टनेस मिल सके और एग्जैक्टनेस से कंपैरिजन हो जाएगा। अभी दूसरा रीजन है और काफी इंटरेस्टिंग रीजन है, देखना। बाय नोइंग exact values of physical quantity, physical quantities, other physical quantities can be measured exactly, without using any device। ठीक है, ये लाइन तेरे को तुम्हें समझ नहीं लगेगी, ठीक है, सिंपल सी अभी है, लेकिन अब एग्जांपल लोगे तो 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल देखो, और एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरे पास क्या है, एक कार है, ठीक है, लैम्बोर्गिनी 586। तो ये लैम्बोर्गिनी है मेरे पास, ठीक है। तो सपोज कर लो मैं 100 मीटर कवर करता हूं, या चलो 100 नहीं 200 कर देते हैं, 200 मीटर कवर करता हूं 20 सेकंड में। अभी जो डिवाइस लेंथ मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, उसे ओडोमीटर कहते हैं। तो ये जो लेंथ मेजर हुई है 200 मीटर, ठीक है, वो किसने की होगी, ओडोमीटर ने, ठीक है। अच्छा, और ये जो टाइम मेजर हुआ है 20 सेकंड्स, ये किसने मेजर किया होगा, क्लॉक ने, ठीक है। ध्यान से समझना। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों की वैल्यूज मेरे को अगर पता है तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगा सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 200 मीटर पर सेकंड अपॉन 20, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 अपॉन 20, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो मैंने स्पीड निकाल ली। अभी जो स्पीड को मेजर करने का डिवाइस होता है उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर,
तो अगर यहां पर मैंने स्पीडोमीटर लगाया होता, स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर की भी रीडिंग क्या होती, 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये ऊपरली लाइन पढ़ो, ऊपरली लाइन क्या तुम्हें बता रही है कि अगर तुम्हें कुछ वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज पता है, बाय नोइंग एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मेरे को लेंथ की भी पता थी और टाइम की भी पता थी, अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, बाकी क्वांटिटीज को भी हम मेजर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस। तो अगर हमारे पास स्पीडोमीटर ना भी होता, अगर स्पीडोमीटर ना भी होता तो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते थे। तो इतनी मेरे को समझ आती है कि अगर मेरे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो बहुत एग्जैक्टली मेजर्ड की हैं, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द रिजल्ट, और वो रिजल्ट 100% एक्यूरेट होंगे बाय मेजरिंग द डिवाइस। तो अगर आपके पास डिवाइस नहीं भी है तो आप खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या कौन सी वैल्यूज आने वाली हैं। तो ये दो रीजंस होते हैं मेजरमेंट के, पहला कि हम एग्जैक्टनेस पता करते हैं मेजरमेंट से, और एग्जैक्टनेस पता करके हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा, अगर मेरे को फिजिकल क्वांटिटीज की एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो मैं कुछ और अदर फिजिकल क्वांटिटीज को निकाल सकता हूं विदाउट यूजिंग एनी डिवाइस। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो मेजर रीजंस हैं जिसके थ्रू तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरे को मेजरमेंट क्यों करनी होती है। अभी देखो, तो एक स्टेटमेंट अपन लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट के लिए, कि अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाई वी नीड मेजरमेंट इन फिजिक्स, तो ये दोनों रीजन तो लिखने ही लिखने हैं फॉर योर बोर्ड क्वेश्चंस, अलॉन्ग विद मैं फिर तुम्हें जेईई नीट के क्वेश्चंस करवाऊंगा, वो आने वाली वीडियोस में आएंगे। तो फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। तो फिजिक्स क्या है, एक एग्जैक्ट साइंस है, ठीक है, दैट कैन प्रेडिक्ट and explain natural phenomena। तो ये नेचुरल फिनोमिनन्स हमें बताती है, ठीक है। फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है जो प्रिडिक्ट कर पाती है और ये एक्सप्लेन भी कर पाती है नेचुरल फिनोमिनन्स को, ठीक है। Thus we need measurement of the physical quantities, और यही ऊपरले रीजंस करके हमें फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट चाहिए होती है। तो रीजन क्या है कि फिजिक्स एक एग्जैक्ट साइंस है और ये नेचुरल फिनोमिना को प्रिडिक्ट कर पाती है, लेकिन प्रिडिक्ट कब करेगी, जब इसके पास हम फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे, मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करेंगे। तो ये रीजन है, दस वी नीड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें समझ लग गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट क्यों होती है। तो ये चीजें बताने के बाद अब हम चलते हैं अपन के अगले टॉपिक पे, जो होगा वो आगे बताता हूं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सीख लिया कि मेजरमेंट क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा द मेजरिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। द मेजरिंग प्रोसेस, किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाता है, ये प्रोसेस बताना चाहता है तुम्हें। अभी देखो कैसे मेजर होता है। देखो तुम्हारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ये दूरी बन गई इनके बीच। मान लो तुम्हारे पास एक स्केल है जिसको मैं यहां पर अभी 1 मीटर कह रहा हूं, तो ऐसे 1 मीटर के कितने स्केल चाहिए होंगे तुम इसको पूरी लेंथ को कंप्लीट करने में। जहां पर जो मेरे को समझ आ रहा है कि मेरे पास एक लेंथ गिवन है ए टू बी, ठीक है, और मैंने मीटर स्केल से इस लेंथ को मेजर करने की कोशिश की, तो मेरे को पता चला कि 3 स्केल्स में ये पूरी लेंथ कवर हो जाती है, 3 स्केल्स ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ is 3 times the length of the scale, that is 3 times a meter, ठीक है। तो मेरे को समझ क्या आया, मेजरिंग में क्या किया मैंने ना, कंपेयर कराया, इसकी लेंथ इसके साथ कंपेयर करा दी। मेजरिंग प्रोसेस क्या है, कंपैरिजन ही होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना चाहते हो तो कंपैरिजन ही करना पड़ेगा।
देखो ये इसकी लेंथ को मैंने इसके साथ कंपेयर करा दिया, तो इससे मेरे को ये नॉलेज मिली कि ये जो लेंथ है वो 3 गुना ज्यादा है इसकी लेंथ से। लेंथ ऑफ ए बी इज 3 टाइम्स देन दैट ऑफ दिस होल लेंथ। अभी देखो सपोज कर लो यहां पर तुम्हारे पास वेट मेजरिंग मशीन है, ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक है, मैंने ब्लॉक रख दिया। अब यहां पर तुम 1 kg के ऐसे स्टोन्स लगा रहे हो, तो मैंने नोटिस किया कि ये जो ब्लॉक है बी, इसको 4 स्टोन चाहिए 1 kg के, ठीक है। तो इसमें भी कंपैरिजन हुआ, इसमें भी कंपैरिजन हुआ। हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का जो भार है वो इस ब्लॉक से 4 गुना ज्यादा है, तो सिंपली हम लिख सकते हैं वेट ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 4 kg, ठीक है। वेट ऑफ द ब्लॉक क्या आ गया 4 kg। यहां पर मैंने ग्रेविटेशनल कंसिडरेशन नहीं ली, तो उसको मत ध्यान में रखना, वो आगे जाके हम बताएंगे। वेट ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया 4 kg। मतलब मेरे को अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है तो मेरे को किसी के साथ कंपेयर कराना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं मेजरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो तुम थ्योरी में क्या लिखोगे, थ्योरी में तुम ये लिख सकते हो द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है, द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डन, की जा सकती है। कैसे करेंगे, कैन बी डन बाय कंपेयरिंग इट विद सम आर्बिट्ररी अमाउंट विद सम स्टैंडर्ड। जस्ट ए सेकेंड, लाइट चली गई है, अपन क्या करते हैं थोड़ी देर बाद वीडियो शूट कर लेंगे और उसके बाद फिर से आता हूं मैं। जी तो बात कर रहे थे कि द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डन बाय कंपेयरिंग इट विद सम स्टैंडर्ड आर्बिट्ररी अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इतनी बात मेरे को समझ लग गई कि मेजरमेंट कैसे होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की उसको कंपेयर किया जाता है सम स्टैंडर्ड आर्बिट्ररी अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ये नहीं होना चाहिए कि आप लेंथ को मेजर करने जा रहे हो तो आपने अपना स्टैंडर्ड वेट रख लिया, ठीक है ना। तो यही बात हो रही है कि आपको मेजरिंग प्रोसेस अपना डेफिनेट होना चाहिए आपका। किसी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है अगर, तो कुछ नहीं करो, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने से पहले कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चाहिए होती है। तो मैंने क्या कहा, मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर मेरे को मेजर करनी है तो मेरे पास कुछ उसकी इनिशियल अमाउंट होनी चाहिए, कुछ स्केल होना चाहिए। जैसे इसमें 1 मीटर है, इधर 1 kg है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इट विद सम स्टैंडर्ड आर्बिट्ररी अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर सेम काइंड वर्ड क्या दर्शा रहा है कि अगर आप लेंथ मेजर करोगे ना तो जो आपका स्टैंडर्ड चूज कर रहे हो वो भी लेंथ का ही यूनिट हो, ठीक है ना। अब ये समझ लगी मेरे को मेजरिंग प्रोसेस। अभी बात करते हैं कि इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं अपन, है ना, तो हमारे दिमाग में 2 चीजें आएंगी। पहले ध्यान से सुनना, पहली होगी n, दैट इज नंबर, कितने गुना बड़ा है, और दूसरा होगा u, दैट इज यूनिट, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, नंबर टाइम्स यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं, नंबर टाइम्स यूनिट। ये ध्यान से समझना मेरी बात। और ये यूनिट क्या होता है, यही होता है यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट एक स्टैंडर्ड अमाउंट है फिजिकल क्वांटिटी की, स्टैंडर्ड मतलब डिसाइड कर ली, बोलो क्लियर, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड which you are going to measure। आप जिस क्वांटिटी को मेजर करने जा रहे हैं उसको मेजर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पहले इनिशियल अमाउंट पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे को 1 मीटर पता है,
ठीक है, यहाँ पर मेरे को 1 kg पता है। और अगर मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पर मेरे को दिल्ली से आगरा पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स। तो यहां पर हमारा स्टैंडर्ड साइज कितना है, r। तो r एक बेसिक फिजिकल यूनिट की तरह काम कर रहा है, एक बेसिक क्वांटिटी की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली से आगरा पहुंचने के लिए मेरे को 3 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए 1 घंटे से, ठीक है, 3 घंटे लगेंगे। बोलो क्लियर। अभी ऐसे हम बात कर सकते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर टाइम्स यूनिट, ठीक है। तो अब मेरे को इतना तो समझ लग गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो वो होगा n टाइम्स u, वेयर n इज मैग्नीट्यूड और u इज यूनिट। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने 10 किलो राइस खरीदे। तो 10 किलो राइस खरीदने का मतलब क्या है कि मैंने 10 गुना ज्यादा, मैंने क्या कहा कि 10 किलो राइस का मतलब क्या है, मैंने 10 टाइम्स ज्यादा राइस खरीदे हैं, 10 टाइम्स ज्यादा राइस खरीदे हैं 1 kg राइस से। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं 12 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है, मैंने 12 मीटर ऑफ क्लॉथ को बाय किया, ठीक है। अभी 12 मीटर कपड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी कपड़ा हमने लिया है इट्स 12 टाइम्स द 1 मीटर क्लॉथ, मतलब वो 1 मीटर क्लॉथ से 12 गुना लंबा है। तो यहां पर ये जो काम कर रहा है ना 1 मीटर 1 kg, ये हमने एक स्टैंडर्ड चूज किया हुआ है, इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिट। अभी बात करते हैं कि इतने समझ लगी कि क्यू होता है NU के बराबर, वेयर क्यू इज सम फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन सेम, फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन सेम। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है, फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन सेम। अभी बात आती है तो ये एक किस तरीके बिहेव करिए, कांस्टेंट की तरह बिहेव करिए, तो ये तो चेंज करेगी नहीं। अभी n को हम लिख सकते हैं Q अपॉन U, तो n इज इक्वल टू Q अपॉन U आ जाएगा, जिसका मीनिंग n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, दैट इज मैग्नीट्यूड is inversely proportional to size of unit। मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ यूनिट के। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रोड है 1 मीटर, मेरे पास एक रोड है 1 मीटर। अभी ध्यान से बात सुनना, तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, 1 मीटर। अगर मैं अपना यूनिट चेंज कर सेंटीमीटर करना चाहता हूं, किसमें से करना चाहता हूं, मीटर से सेंटीमीटर, तो मेरे को एक बात पता है कि जो मेरा 1 मीटर होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो मैंने क्या किया, यूनिट को बढ़ा दिया, तो मेरी फिजिकल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर की। अभी देखो, अभी मैं यूनिट को कम करता हूं, यूनिट को कम किया तो मीटर से हम चले गए किलोमीटर में। अब ये तुम्हें पता है कि 1000 मीटर होते हैं तो 1 किलोमीटर बनता है, तो 1 मीटर कब बनेगा, 1/1000 मीटर किलोमीटर से, तो 1 मीटर इज 0.0001 किलोमीटर। तो देखो मैंने जब यूनिट को बढ़ाया, जब मैंने लेंथ को बढ़ाया, अपनी स्टैंडर्ड लेंथ को बढ़ाया, तो मैग्नीट्यूड छोटा आ रहा है। पहले कितनी थी लेंथ, 1 मीटर, अब कितनी आ रही है दूसरे यूनिट में, 0.001। इधर क्या था, मैं इधर मीटर था, मैंने जो वैल्यू है n की वैल्यू, u की वैल्यू, उसको कम किया, मीटर से किसमें गए हैं, सेंटीमीटर में।
तो मैंने मीटर की से वैल्यू कम की है, अगर यू की वैल्यू कम हुई तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बहुत सिंपल सा है कि अगर आपने यूनिट बढ़ाया तो एन कम हो जाएगा, और अगर आपने यूनिट को कम किया तो एन बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो मेरे को इतनी बात समझ आई है, तो मेरे को समझ आ रहा है कि अगर इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें कि अगर देखो मैंने अपना स्टैंडर्ड, ये रोड है और इसकी लेंथ मेरे को पता नहीं है, तो मैंने अपना स्टैंडर्ड इतना माना है, इतनी लेंथ, तो ये कितने में कवर होगी, 1 2 3 4 5, तो मैं लिख सकता हूं, इसको मैंने कह दिया p, तो द रोड लेंथ इज 5 टाइम्स ऑफ p। यहां पर मेरा यूनिट क्या है, छोटा, अगर मैंने यूनिट को बढ़ा दिया, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, देखो अभी क्या हो रहा है, इसको मैंने लिख दिया क्यू, यूनिट बढ़ा हुआ है हमारा, अभी इस पूरी लेंथ को रिप्रेजेंट करना है, तो इस पूरी लेंथ को रिप्रेजेंट करने वक्त हमें कितने क्यू यूज करने पड़े, 1 क्यू 2 क्यू और यहाँ पर आधा क्यू 0.5 क्यू, तो टोटल कितने हो गए 2.5 क्यू। तो मतलब लेंथ यूनिट बढ़ा तो अपने आप ही देखो इसकी लेंथ क्यू की टर्म्स में कितनी आएगी, 2.5 क्यू। अगर यूनिट का साइज बड़ा होगा, अगर यूनिट को बढ़ाते हो तो नंबर अपने आप ही नीचे चल जाएगा। तो यहां से कह सकते हैं मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो यूनिट अपने आप ही कम हो जाएगा, और अगर यूनिट को बढ़ाया, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अपने आप ही कम हो जाएगा। ये इतनी चीज तुमने अगर नोट कर ली है तो तुम नोट कर सकते हो। इसके बाद अपन चल रहे हैं, तो ठीक है बच्चे, हमें समझ लग गया कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज n टाइम्स मैग्नीट्यूड। अभी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए यूनिट के बारे में। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं किसी यूनिट के, इसको पहले हिंदी में समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं तुमसे कि जब तुम अपना यूनिट ले रहे होते हो, स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन कर रहे होते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेजरमेंट तो होगी किसी यूनिट के थ्रू ही, ठीक है, और जब आप स्टैंडर्ड यूनिट अगर अपना मान रहे हो, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट मान रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं, ठीक है, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए। अभी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में आपके आना चाहिए वो ये है कि एक जो यूनिट होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। आपको उसका सिर से लेके पांव तक हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, और यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। अभी इससे क्वेश्चन उठता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट होते हैं। बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डिफरेंट यूनिट होते हैं। तो ऐसे तो कितने सारे यूनिट्स की डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। तो फिजिक्स में बेसिकली 7 यूनिट्स होते हैं। इन फिजिक्स 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर। इनको ही हमने स्टडी करना है, बाकी हम खुद डिराइव कर लेते हैं बाकी की एक्सप्लेनेशंस। तो यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड, मतलब ऊपर से नीचे तक हर चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए। आपको काफी गुड नॉलेज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर यूनिट की। दूसरा, हमें ज्यादा यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 7 यूनिट पढ़नी है। अभी सेकंड, दूसरा जो बात है वो है यूनिट मस्ट नॉट चेंज विद टाइम। जो आपका यूनिट है वो चेंज नहीं करना चाहिए टाइम के साथ। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, 2 व्यापारी हैं, एक ढोलू एक बोलू। 2 व्यापारी हैं, ढोलू बोलू, और क्या है कि इनको कपड़ा खरीदना है। जब ये एक दिन पहले कपड़ा खरीदता है, मान लेते हैं, या फिर आज कपड़ा खरीदता है और ये कल कपड़ा खरीदता है, ये प्रेजेंट ये फ्यूचर, तो दोनों ने क्या करना है, कपड़े खरीदना है, ठीक है। इसके टाइम जो यूनिट की लेंथ थी वो इतनी थी, और इसके टाइम जो यूनिट की लेंथ होगी वो चेंज कर गई, डबल होगी। डबल भी नहीं कह सकते, थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 2 व्यापारी हैं हमारे पास, एक है ढोलू एक है बोलू, दोनों को कपड़ा खरीदना है। उस टाइम पे इस यूनिट, उसको कपड़ा खरीदने के लिए वो ये यूनिट यूज कर रहा है, और ये बोलू ये यूनिट यूज कर रहा है, जिसमें थोड़ी सी ज्यादा लेंथ है। फ्यूचर में क्योंकि लेंथ बढ़ गई। अभी देखो, तो ये कपड़ा खरीदने गए,
इस यूनिट को मान लेते हैं लेट इट बी m, तो 1m 2m 3m 4m, तो जो डोलू को कपड़ा मिलेगा वो इतना होगा, ठीक है, दैट इज 4m। अभी जो बोलू है उसने भी 4m ही कपड़ा खरीदना है, पर वो इसी यूनिट का खरीदेगा। 1 2 3 4, तो उसको कितना कपड़ा मिला, इतना कपड़ा। मतलब यूनिट चेंज होने से जो बोलू है वो क्या है, फायदे में रह गया, क्योंकि यूनिट अगर बदला तो उसको वही, उसने है तो यूनिट m ही आपका, ठीक है 4m, ठीक है, पर उसमें लेंथ क्या मिल रही है, उसको ज्यादा मिल रही है, क्योंकि टाइम के साथ यूनिट में स्टैंडर्ड वैल्यू चेंज कर गई, थोड़ी सी स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो स्टैंडर्ड वैल्यू की जो वैल्यू है, जो यूनिट है उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू वो वही रहनी चाहिए, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करनी चाहिए। जैसे कल कम थी तो जो हमारा डोलू था उसको कम कपड़ा मिला, आज ज्यादा है तो जो हमारा बोलू है उसको ज्यादा कपड़ा मिला। तो टाइम के साथ यूनिट कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, इससे सारा सिस्टम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। अभी थर्ड जो बात होती है, यूनिट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। जो यूनिट है वो आराम से बन सकता है, वो जो आपने स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर किया है वो आराम से बनाया जा सकता है। इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, बड़े आराम से एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई व्यापारी है, ठीक है, तो उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही है और उसके पास एक वेट मेजर है 1 kg का, ठीक है, और वो इससे अपनी सब्जियां, कुछ कोई भी जो भी सामान वो बेचता है इससे तोलता है 1 kg से, ठीक है। अभी क्या है, उसका काम अच्छा चला तो उसके कहा कि मैं एक और, तो इसको राम मान लेते हैं, उसने कहा मैं एक और दुकान खोलूंगा और वहां पर कौन काम करेगा, शाम काम करेगा। तो पर प्रॉब्लम ये आ गई कि इसके पास जो वेट मेजर है वो एक ही है, वेट मेजर क्या है, एक ही है। अभी बात सोचने वाली है कि अब ये कैसे, जो दूसरी दुकान है शाम वाली, उसमें वो कैसे मेजरमेंट करेगा। तो राम ने एक दिमाग लगाया, उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और दोनों का क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। 1 kg को इधर रखा और एक पत्थर को इधर रखा। इसने देखा कि इस पत्थर का भार अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 kg है और यही पत्थर उसने शाम को दे दिया। और अब क्या कर रहा है, शाम को कर रहा है इसी पत्थर को यूज करके सारी अपने जो भी सामान है वो बेच रहा है। आपने भी कैसे देखा होगा, जो सब्जी बेचते हैं उनके पास कभी कभी ये वेट मेजर, प्रॉपर वेट मेजर नहीं होते, तो वो क्या यूज करते हैं, पेबल्स यूज करते हैं, है ना, कुछ छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनके पास, वो यूज कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने कंपैरिजन के साथ रिप्रोड्यूस किया होता है यूनिट को। तो यहाँ पर उसने एक स्टैंडर्ड 1 kg को एक पत्थर के साथ कंपेयर करा दिया और वो पत्थर अभी बिहेव करने लगा पड़ा एज अ यूनिट फॉर शाम्स दुकान, ठीक है। तो ये मेरे को समझ आई कि यूनिट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है। तो उसके बाद अपन चौथी बात करते हैं, फोर्थ, कि यूनिट मस्ट बी इम्पेरिशेबल एंड इंडिस्ट्रक्टेबल। जो यूनिट आपने डिसाइड कर दिया, ठीक है, जो यूनिट आपने डिसाइड कर दिया वो अभी खराब नहीं होना चाहिए और डिस्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खराब हो गया तो उसकी वैल्यूज बदल सकती है और वैल्यूज बदलते ही हम देखते हैं कि काफी चेंज आ जाता है क्वांटिटी ऑफ मैटर में। यूनिट बदला तो क्वांटिटी ऑफ मैटर भी काफी चेंज आ गई। तो यूनिट को एक तो खराब नहीं होना और दूसरा डिस्ट्रक्ट नहीं होना, क्योंकि अगर खत्म हो गया पूरा तो आपको एक नया यूनिट बनाना पड़ेगा। अब भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है या इफेक्ट्स क्या है कि जो आप यूनिट बना रहे हो वो पिछले वाले के साथ बिल्कुल सेम ना हो, तो फिर क्या आ सकती है, सिस्टम में पूरी खराबी आ सकती है। तो मैंने क्या कहा कि जो भी आपने यूनिट डिसाइड किया अभी वो खराब नहीं होना चाहिए, ना ही वो डिस्ट्रक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर खराब और डिस्ट्रक्ट हुआ तो जब हम नया यूनिट बनाएंगे तो हो सकता है वो बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकल ना बने। मैंने वर्ड यहाँ पर सिमिलर नहीं यूज किया, आइडेंटिकल वर्ड यूज किया, बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो जब सेम नहीं बनेगा तो कुछ मेजरमेंट में क्या आ जाएंगे, डिफरेंस। और हमें पता ही है कि जो फिजिक्स होती है वो एक एग्जैक्ट साइंस होती है, एग्जैक्ट साइंस होने के कारण हम ये वाले जो सिमिलर वर्ड है ये यूज नहीं कर सकते, हमें आइडेंटिकल वर्ड ही यूज करना है।
तो मैंने क्या कहा कि जो आपका यूनिट डिसाइड हो गया, अब खत्म, इस तरीके से यूनिट डिसाइड करना कि वो ना कभी खत्म हो पाए, इंडेस्ट्रक्टिबल हो, ना कभी खराब हो पाए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, और फिफ्थ पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो आपका यूनिट होता है, यूनिट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यूनिट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। जो आपका यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होना चाहिए, ये जरूरत है। क्यों? एग्जांपल लेके समझते हैं। आप इंडिया में हो, इंडिया इसको लेते हैं, ठीक है, और आप यहां पर कनाडा में हो। आपने इंडिया में बाय किया 5M कपड़ा, तो ये जो M है वो यहां पर आपको ज्यादा मिला, ठीक है, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट अगर यूनिट चल रहा होगा, और वही कपड़ा आपने कनाडा में बाय किया तो वो आपको कम मिला, डिफरेंट यूनिट होने के कारण। तो यही मैंने बात कही कि वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दैट इज इंडिया में भी अगर ये है तो ये हो, और ये यूनिट है तो यही रहना चाहिए, और कनाडा में फिर यही होना चाहिए, इतनी साइज का, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो आपका यूनिट है वो हर कंट्री में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट होगा तो आप सेम प्राइस के लिए, ठीक है, सेम वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट प्राइसेस मिलेंगे, और डिफरेंट प्राइसेस के लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। साफ शब्दों और सिंपल शब्दों में समझाना चाहूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जैसे इंडिया में मैंने एग्जांपल ली, यहां पर ज्यादा है यूनिट का साइज, ठीक है, तो आपने कहा कि मेरे को 4M कपड़ा चाहिए, तो मैंने कहा 4M लिए लो, तो ज्यादा कपड़ा मिला इंडिया में। अभी कनाडा में यूनिट का साइज क्या है, छोटा, तो आपको साइज क्या मिला, छोटा। तो इससे मेरे को समझ आती है कि दोनों देशों में जो यूनिट का साइज है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी बात करते हैं सिक्स्थ, जो सिक्स्थ और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि जो आपका यूनिट है ना, मस्ट बी इजीली असेसिबल। जो भी आपका यूनिट है वो इजीली असेसिबल होना चाहिए। इसका रीजन क्या है? असेसिबल का मतलब पहले क्या होता है, मतलब मिल जाना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर तुम समझना चाहते हो तो तुम बिल्कुल ये पॉइंट दे सकते हो, रिप्रोड्यूसिबल वाला पॉइंट ही यहां पर काम आएगा, ठीक है, यहां पर रिप्रोड्यूसिबल वाला ही काम आएगा। रिप्रोड्यूसिबल में मैंने तुम्हें बताया कि यहां पर मैंने किसी और को यूज कर लिया। असेसिबल में क्या होगा, आपको वही बनाना पड़ेगा, पर इंस्टेंटेनियसली बनाना पड़ेगा, जल्दी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आराम से बन जाए, जो 1 किलो आराम से बनाना है, पर अभी इसमें पेपर नहीं यूज करना, अभी हमें वही बिल्कुल ब्लॉक बनाना है। तो शाम की दुकान के लिए भी अगर वही ब्लॉक चाहिए मेरे को, तो यही ब्लॉक मेरे को बनाना पड़ेगा जब हम असेसिबल वाले केस की बात कर रहे हैं। अभी बात आती है सेवंथ। जो सेवंथ बात है वो ये है, यूनिट मस्ट बी वैलिड, ठीक है, एंड ये देखना एक सेकंड, यूनिट मस्ट बी वैलिड एंड डो नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशंस। देखो यहां पर मैंने क्या लाइन लिखी कि यूनिट वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब क्या है कि जो भी आप यूनिट डिसाइड कर रहे हो फिर वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो गया, अभी वैलिडिटी मिल गई उसको, ठीक है। अभी डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन। टेम्परेचर बढ़ गया तो तुमने सोचा कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो देखो अगर मैं गर्मियों में बात करता हूँ तो ये मेरा मीटर स्केल है 1 मीटर का, ठीक है। समर्स में बात हो रही है, तो समर में क्या होता है, गर्मी होने के कारण कोई भी चीज इलोंगेट कर जाती है, ठीक है। गर्मी होने के कारण कोई भी चीज क्या करती है, इलोंगेट। तो तुम्हारा जो 1 मीटर वाला स्केल है वो 1 मीटर एग्जैक्ट रीडिंग नहीं शो करेगा, ठीक है, वो थोड़ी सी ज्यादा करेगा। और वो गर्मी होने के कारण, सपोज कर लो सर्दी होने के कारण वो क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो विंटर होने के कारण वो क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो मेरे को इतनी बात समझ में आती है कि तब भी वो हो सकता है 1 मीटर रीडिंग ना शो करे, ठीक है, तो उससे कम करे। तो जब भी आप यूनिट बना रहे हो तो ये दिमाग में रखना कि उस पर फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल कंडीशंस का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मैंने क्या बात बताई तुम्हें कि मेजरमेंट के लिए हमें चाहिए यूनिट्स, और यूनिट को पता करने के लिए मेरे को ये सारे पॉइंट्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। पहला, यूनिट वेल डिफाइंड, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक मेरे को पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए।
दूसरा, यूनिट चेंज नहीं करना चाहिए टाइम के साथ, क्योंकि अगर चेंज किया तो हमें डिफरेंट वैल्यूज देखने को मिलेगी फॉर द सेम वैल्यू। अभी देखो, यूनिट मस्ट बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब उसको आप किसी दूसरी के चीज के थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। यूनिट मस्ट बी इम्पेरिशेबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर खराब हुआ तो सिमिलैरिटी क्या होगा, नहीं रहेगी, और सॉरी आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। जब आइडेंटिकल नहीं रहेंगे तो फिर कुछ चेंजेस आएंगे और फिर मेजरमेंट हमारी खराब हो जाएगी। और उसके बाद मैंने कहा यूनिट मस्ट बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो यूनिट है वो क्या होने चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। उसके लिए मैंने कनाडा और इंडिया की एग्जांपल दी थी। यूनिट मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल, ठीक है, एक्सेसिबल वर्ड जब मैं यूज कर रहा हूँ तो यही बनाना है हमें, ये 1 kg का ब्लॉक इससे कोई बनाना, तो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। और उससे मैंने अगली बात की, इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने तुम्हें पहले बताया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उसके बाद मैंने क्या मेजरमेंट क्यों करते हैं, उसके बाद मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद यूनिट क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा कि यूनिट असाइन कैसे करते हैं। अब जो आने वाली वीडियोस रहेंगी उस पर चर्चा करूंगा कि कौन से यूनिट होते हैं, ठीक है, और उन यूनिट्स को यूज कैसे करते हैं। आगे मैं थर्ड वीडियो में मेजरमेंट प्रोसेसेस भी लेके आऊंगा। थैंक यू।